नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। साल 2014 का जिक्र होते ही जहन में प्रधानमंत्री का ख्याल आता है। आज से 9 साल पहले देश को न केवल नए प्रधानमंत्री मिले, बल्कि देश को एक नई उम्मीद मिली। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा देने के साथ साथ विकास की गति को 4 गुना कर दिया। 2019 में लोगों ने प्रधानमंत्री के कामों पर मोहर लगाई और एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। और ये जो सफ़र है अब 9 सालों का हो चला है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कुछ दिनों में 9 साल पूरे होने वाले हैं केंद्र सरकार के कार्यकाल के। और किस तरह का ये सफ़र रहा है, कितनी चुनौतियां रही हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रूपा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय किया है एनडीए ने केंद्र में, और ऐसे में क्या मानती हैं 9 सालों का सफ़र कितना ऐतिहासिक रहा है? ये स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। इस अमृत काल का जो 25 वर्ष आने वाले हैं, उसके लिए एक नई इबारत लिखने के लिए उसकी नींव डाली गई है इन 9 वर्षों में जी। और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात को करते हुए, जब हम बात करते हैं 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और बड़ा उत्साह भी सभी में है, पार्टी में भी है और आम जनता में भी है। उसका कारण ये है, यदि जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें 2014 से पहले के परिदृश्य को देखना होगा। एक ऐसा समय आ गया था जब आम जन नेताओं से पूरी तरह से निराश हो चुका था और राजनीति से भी निराश हो चुका था। बहुत कम वोट डलते थे। उस समय एक उम्मीद जगी। जनता ने एक जो गुजरात में एक मॉडल के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, जब उनके हाथ में ये केंद्र की बागडोर गई तो जनता को एक नई उम्मीद जगी, जैसा आपने कहा। जी बिल्कुल। और उन्होंने सत्ता में आते ही पहला जो अपना परिचय दिया, तो जब वो संसद में पहुंचे तो संसद के बाहर उसे एक मंदिर का रूप देके सबसे पहले प्रणाम किया, जो दर्शाता है कि वो एक सेवा भाव से आए थे। उन्हें सेवा करनी थी और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे ख़त्म करना था। जनता की भी यही मांग थी, भ्रष्टाचार मुक्त और गरीबों के कल्याण के लिए शायद ये सरकार काम करेगी। इस उम्मीद से जनता ने वोट दिया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। और ये 9 सालों का सफ़र कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता भी है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतारी गई हैं। तो बात करें प्रधानमंत्री के करिश्मे की, तो क्या वजह मानती हैं इसको? आपको मैं आज की ही बात बताना चाहूँगी कि आज आप देखिए वो 3 देशों का जो दौरा करके आए हैं, तो पपिया में गुरु मान के उनको प्रणाम किया जाता है, और जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति जी उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो उनका कितना सम्मान होता है। जब वो भारतीय कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उनके साथ वहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी, दोनों तरफ के उनके साथ सांसद भी सब उनके साथ जाते हैं। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है, कितना गौरवान्वित आज महसूस कर रहा है देश अपने आप को। दूसरी बात, भारतीय कहलाने के लिए आज हमें जो गौरव प्राप्त होता था, कुछ वर्ष पहले यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होता था और उसमें हम विदेश में यदि भारत लिखते थे तो वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में जाता था। आज वहाँ लिखा जाता था एशियन, मगर आज आप देखिए तिरंगे झंडे को दिखाकर 2700 हमारे युवा जी यूक्रेन से वापस आते हैं जी। और वो भारतवर्ष के युवा नहीं आते हैं, उसमें दूसरे देशों के भी तिरंगा दिखाकर आते हैं। तो ये कितना बड़ा आप करिश्मा नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने जिक्र किया है, पड़ोसी देशों में काफ़ी हलचल रही, बात श्रीलंका की करें, यूक्रेन की करें, कई और अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है भारत के लोगों सूडान को। से। जी, सूडान से। तो ऐसे में क्या मानती हैं कि इस चीज़ का कितना प्रभाव रहा है हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे देश में?
हिमाचल प्रदेश के भी काफ़ी लोग बाहर थे जी, तो उन्हें भी सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुंचाया गया। सूडान के भी 2 जो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने शायद आपके माध्यम से नहीं, दूसरे चैनल के माध्यम से अपना जो भी उनका अनुभव था वो साझा किया है जी, और पूरे देश में इसका एक ऐसा संदेश गया कि आज हम कहीं भी है, अपने देश के अंदर तो सभी सुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल। यदि हम विदेश में भी है तो हमारा राष्ट्र नेतृत्व ऐसा है कि हम वहाँ पर भी सुरक्षित हैं। ऐसी भावना आज जागी है और भारतीय होने पे गौरव महसूस करते हैं। बिल्कुल। 9 सालों का सफ़र पूरा हो चला है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हिमाचल प्रदेश में कुछ गतिविधियां ना हो। तो जानना ये चाहेंगे कि 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और जिस दिन पूरे होंगे उस दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? उस दिन ही नहीं बल्कि अभी से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम शुरू हो गए। जी, जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो जो योजनाएं आज धरातल पे उतरी है, एक समय था जो योजनाएं लॉन्च होती थी वो कहीं ना कहीं जो जिनके लिए जो पात्र व्यक्ति होता था उस तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती थी। मगर आज कोई भी योजना जब लॉन्च होती है, यदि आप बात करें, सबसे पहले अगर हमें देश को आगे ले जाना है या हिमाचल के विकास में भी आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे जी, जिसमें सड़कों का जाल है। 4 लेन हाईवेज आज देखिए ना किस तरह से बढ़ रहे हैं। जब हम चंडीगढ़ से शिमला की ओर आते हैं तो आप देखेंगे कि हिमाचल एंटर होते हुए कुछ यहाँ की जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि इतनी जल्दी स्पीडी काम नहीं हो रहा है, परंतु चेंज तो आ रहा है, जितना समय कम लगता है। इसी तरह से आज जो सबसे ज़्यादा आज लोगों के जिसको कहते हैं कि हर मुंह में एक बात है कि ये करतारपुर से मनाली हाईवे जो बन रहा है उसके तो भव्यता तो देखते ही बनती है। समय कितना बचेगा, 5.5 घंटे का फ़र्क पड़ेगा और उसमें जो टनल्स बन रही है, क्वालिटी काम हो रहा है और जब उस रोड पे चलते हैं तो आपकी यात्रा कितनी सुखद होती है, इसका अनुभव तभी होता है जब आप तो जाते ही होंगे, जब वहाँ जाइए। इस तरह की सड़कें, इतने हाईवेज बन रहे हैं जिनकी पहले जितने कॉरिडोर पहले शायद 6 के लगभग थे, आज वो 50-60 तक पहुँच गए हैं और समय अवधि के अंदर पूर्ण भी हो रहे हैं। योजनाएं पहले भी बनती थी मगर वो अधूरी सी रह जाती थी, कोई भी योजना पूरी नहीं होती थी। आज समय अवधि के अंदर हर योजना पूरी हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के उसमें आज कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं जिसमें 4 हिमाचल प्रदेश को भी मिले हैं। फिर बल्क ड्रग जो पार्क बने हैं और मेडिकल डिवाइस पार्क बने हैं, उसमें यदि 24 बनते हैं तो एक हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है जो इतना छोटा सा प्रदेश है। जी, जब हम बात करते हैं कि हमारी रेलवे लाइन की बात करते हैं तो रेलवे लाइन में आप देखेंगे रेलवे स्टेशन कितने अच्छे हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, आधुनिकता से भरे हुए हैं। आधुनिक हमारे रेलवे स्टेशन है। जो पहले कहीं गंदगी नज़र आती थी आज वो गंदगी नज़र नहीं आती थी और सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हो गई हैं। वंदे भारत, मैं वंदे भारत की बात करना चाहूँगी। वंदे भारत जब शुरू हुई तो मुझे लगता है लगभग 20 ट्रेन पहली बार लॉन्च हुई थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसमें एक ऊना को मिली। ऊना से दिल्ली के लिए, हिमाचल इतना छोटा सा प्रदेश है मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि मोदी जी ने हिमाचल की जनता को ये सौभाग्य भी दिया और ये सौगात भी दी जी, जिसमें इतनी आधुनिकता से उस ट्रेन को बनाया गया है कि उसके सफ़र का तो आनंद आपने अगर लिया नहीं होगा तो आप अवश्य उसमें जाइए। मैंने तो किया है, बहुत अच्छी ट्रेन है और बड़ा सुखद जो है उसमें यात्रा करने का अनुभव मेरा है। जी मैम, ये तो रही योजनाओं की और हिमाचल को दिए गए तोहफों की बात, लेकिन बात कर लेते हैं कुछ उन मुद्दों की जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा से चर्चा में रहे हैं। धारा 370 की बात की जाए या फिर राम मंदिर बनने की बात की जाए, तो क्या मानती हैं कि ये सारे काम होना, राम मंदिर का बन जाना विपक्ष को जवाब है? बहुत वर्षों पहले से ये मांग थी। जब कश्मीर जाना होता था जी, तो वहाँ पर हम विदेशी की तरह जाते थे, इतने पर्यटक भी जाते थे, मगर 1980 से कश्मीर जल रहा था। आतंकवाद की आगोश में इतना बुरा हाल था, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था।
मगर अगर आज हम बात करें तो अभी नया नया G20 का जो भव्य कार्यक्रम वहाँ पे हुआ है वो ये दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा आज इस तरह से है कि आतंकवाद और विदेशी शक्तियाँ जो हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश, भारत को दबाने की कोशिश करती थी, आज उन्हें भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ा। और वो भव्यता वहाँ पर जो नज़र आई G20 की, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में G20 को आने का न्योता देना, यही एक सशक्त नेतृत्व की बात है और उसी की वजह से ये हमें प्राप्त हुआ है। कश्मीर की जब हम 370 यदि नहीं खत्म हुआ होता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं संभव था, बिल्कुल। तो आज सुरक्षित कश्मीर, सुरक्षित हर देश का नागरिक, सुरक्षित हर पर्यटक जो कश्मीर जाना चाहता है, इसका यदि श्रेय जाता है तो धारा 370 खत्म करने की बिल्कुल वजह है, तो वो उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। बात आती है राम मंदिर की। वर्षों से मांग थी, कई बार वादे हुए, बहुत सारी सरकारों ने वादे किए और उसके ऊपर कभी विपक्ष का किस किस तरह की आलोचनाएं हुई, मगर आगे कोई कदम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत नहीं कर पाया जी। जो मोदी जी ने कर दिखाया। आज एक राम मंदिर की बात नहीं है, आप काशी विश्वनाथ की बात कीजिए, आप एकता स्टैचू की बात कीजिए। यदि आप आज कहीं भी देश के जो जिनको हम बात करते थे कि हाँ पढ़ा था जब छोटे थे हम कि गोविंद सिंह जी के पुत्रों को किस तरह चिनवा दिया था, आज उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है। जो हमारे संविधान के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके नाम पे राजनीति तो हमेशा से होती रही, मगर उनके लिए किसी ने सोचा नहीं। अगर पंच तीर्थ बनते हैं तो वो माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में बनते हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय जाता है। इस तरह के जो फैसले लिए गए वो एकता में, मतलब अनेकता में एकता का एक संदेश देते हैं। मोदी जी ने बंटे भारत को एक करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक किया और हिमाचल को उसका, क्योंकि हिमाचल द्वार पे खड़ा है कश्मीर के, इसलिए हिमाचल को उसका फ़ायदा सबसे पहले जो मिला वो जो रोहतांग में अटल टनल बनी। जब अटल टनल के हम पास होते हैं और अटल टनल में हम जब जाते हैं तो एक अलग सा अनुभव महसूस होता है, और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो लगता है दूसरी दुनिया में आ गए हैं जी। इस तरह का आज अनुभव 2014 से 2019 के बीच में है, बिल्कुल हिमाचल में देखने को। 9 साल के इस सफ़र में परिभाषाएं बदली है, परिदृश्य बदला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और बात करते हैं शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको लेकर के हमेशा बात करते रहते हैं, वो चाहे मन की बात हो या उनका कोई संबोधन हो या फिर उनकी योजनाएं हैं। वो आप खुद भी गुड़िया सक्षम बोर्ड की अध्यक्षा रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसमें कितना ज़्यादा काम इन 9 सालों में देखती हैं? महिला सशक्तिकरण की बातें होती थी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई कदम, जिसको ठोस कदम आप कहते हैं, वो नहीं उठाया जाता था। सबसे पहले होता है शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा यदि हम महिलाओं की बात करें तो पेट में ही कन्या भ्रूण हत्या होती थी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च करके कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और फिर मातृ वंदना योजना, उसके माध्यम से जच्चा बच्चा की सेवा किस तरह से होनी चाहिए, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। फिर जब बच्चा पैदा होती है, बेटी हो या बेटा, उनकी स्वास्थ्य की कैसे देखभाल होनी चाहिए, उसके लिए भी इंद्रधनुष स्वास्थ्य योजना चलाना, जो उस समय माननीय हमारे नड्डा जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, जिसमें कि सारे टीकाकरण सही समय पे हो और सुरक्षित मातृत्व और बच्चों का हो। उसके बाद यदि आप देखें तो जो मातृत्व लीव, जिसको हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, वो 3 महीने की होती थी, 6 महीने कर दी गई। वो एक महिलाओं को वो भी तोहफा दिया गया जी। महिलाओं की बराबर में साझेदारी देना, वो स्थानीय निकाय हो या केंद्र में मंत्री महिलाओं को बनाना हो, यदि इसमें पहल की तो वो मोदी जी ने की। और हिमाचल प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे काम हुए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के लिए माननीय जयराम ठाकुर जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं सहायता समूह के जो प्रोडक्ट उत्पाद होते थे उनको बाहर भेजने के लिए, और यहाँ पर भी जो टूरिज्म के स्थल थे वहाँ पर उनकी बिक्री के हेतु एक स्टॉल लगाया गया, जिससे कि जो भी आता था पर्यटक उसको उसकी जानकारी प्राप्त हुई, और जो गांव में जो उत्पाद बन रहे थे वो आज देश के हर कोने में जाते रहे। दूसरा, मोदी जी ने जो जेम पोर्टल के माध्यम से भी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, तो महिला सशक्तिकरण है कि महिलाओं के आर्थिकी बढ़ने के लिए जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया, उनका बीमा भी हुआ। बीमा सुरक्षा बीमा जो शुरू हुआ वो जनधन योजना के माध्यम से उसमें फ़ायदा हुआ जी, क्योंकि पहाड़ों में तो महिलाएं ही काम करती है। अगर उनका कहीं पर कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो उनको बीमा की मदद से उनकी मदद हो जाती थी। अंग में अगर कुछ भी क्षति हुई है तो उसका भी उन्हें बीमा प्राप्त होता था। इस तरह के जो योजनाएं चलाई गई, और जो कार्ड थे राशन कार्ड वो महिलाओं के नाम पे कर दिए गए। बिल्कुल। जब महिलाओं के नाम राशन कार्ड हुए तो आवास योजना जो आवास योजना है वो केंद्र से भी चली और मुख्यमंत्री हिमाचल में भी आवास योजना चली। उसका यदि सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो महिलाओं को हुआ, क्योंकि महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड थे और महिलाओं को घर की बहुत आवश्यकता होती है, घर को संजोने वाली महिलाएं ही होती है। और जब अपना घर बनता है तो वो अपने आप में कितना उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। इनमें ये छोटी छोटी बातें में, क्योंकि हमें इसे पूरा, मैं अगर इसको पूरा बढ़ा के बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, मगर मैं छोटे छोटे शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी शिक्षा में ध्यान देने के लिए फ्री शिक्षा कर दी गई, वर्दी फ्री की। क्यों वर्दी फ्री करने से क्या हुआ? वर्दी फ्री इसलिए की गई कि जो जैसे समृद्ध परिवार का अगर बच्चा होगा उसकी वर्दी अच्छी होगी, और फिर वो वर्दी पहनेगा, चाहे वो रंग एक होगा तब भी उसमें फ़र्क रहेगा। जब एक सी वर्दी होगी तो उनमें समानता की भावना आएगी और हीन भावना किसी गरीब बच्चे में नहीं होगी। इसके लिए भी ये बहुत बड़ा कदम था। उनके बैग फ्री कर दिए गए थे, पानी की सही व्यवस्था, शौचालय बनाए गए जी। विद्यालय में जब शौचालय बने, और यहाँ तक कि लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स वहाँ पर व्यवस्था की गई, जिससे कि जो ड्रॉप आउट होती थी लड़कियाँ, वो बहुत उसमें बड़ी कमी आई है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान से महसूस करती थी। तो इसके लिए भी महिलाओं के सशक्तिकरण में, ये असली सशक्तिकरण के लिए जो छोटी छोटी बातें थी वो की गई, और आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चाहे वो आप देखिए कि जिस समय 26 जनवरी की परेड होती है वहाँ पर भी महिला उसकी अगुवाई करती है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसमें भी एक महिला पायलट होती है। इसी तरह से यदि गांव में कोई कार्य होता है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं कि जो घरों में ही किए जाते हैं, उसमें भी महिला अग्रणी है, जो समय समय पर मन की बात में जिनसे सीधे बात मोदी जी करते हैं, और हम लोगों को भी जानकारी प्राप्त होती है किस तरह से हमारी महिलाएं आज उत्पाद अपने घरों में, जो हमारे घर में छोटे छोटी चीज़ें होती हैं उससे उत्पाद पैदा करके आज इस समाज को समृद्ध बना रही। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतारी हैं और जन कल्याण भी किया है। बात आवास योजना की करें तो आवास योजना से लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ है, और ये तस्वीर भी 2014 के बाद ही हमने देखी है। तो एक सवाल और आपसे मेरा रहने वाला है कि एक अनुशासित भाजपा के कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते इस 9 साल के सफर को कितना चुनौतीपूर्ण देखती हैं आप? कई चुनौतियां भी रही हैं इसमें। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी राज्य में सरकार बनी, वहां वहां आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं वो समय अवधि के अंदर पूर्ण करना, और जितनी भी जैसे किसान सम्मान निधि है आज वो पूरे देश को मिल रही है, क्योंकि कहीं भी कोई बिचौलिया नहीं है। पहले कोई योजना आती थी तो आपको या वीडियो के पास जाना पड़ता था, पटवारी से उसके लिए कुछ नकल लेनी पड़ती थी। आज वो कुछ नहीं है। जैसे ही आज डिजिटल इंडिया आया, वैसे ही राशन कार्ड को, आपके आधार कार्ड को बैंक से जोड़ दिया गया, और आपकी जो योजनाओं के माध्यम से आपको
कुछ भी सहायता मिलने वाली है वो आपको सीधी ही आपके अपने अकाउंट में जाती है, जिससे कि उन्हें सीधा सीधा फ़ायदा होता है और उसका वो सही इस्तेमाल होता है। जो भी योजना आज देश में चल रही है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोताही कोई बरत नहीं सकता है। इससे अनुशासन अपने आप में दिखता है और भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगती है। यदि नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं जो हम समाज में रहने वाले लोग हैं, हम यदि किसी गलत चीज़ को अनदेखा करते हैं, वो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे नज़रअंदाज ना करके सबके सामने लाएं और उसे दूर करने की कोशिश करें। तभी हमारा देश और हमारा समाज सुरक्षित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और बेहद खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। 9 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, उपलब्धियां कई हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि ये सफ़र इसी तरह चलता जाए आगे। और दर्शकों, आपने भी सुना कि किस तरह से 9 सालों के सफ़र में चुनौतियाँ रही, कई उपलब्धियाँ भी रही और बहुत सारे काम ऐसे जन कल्याण के किए गए जो आज हम अपने परिदृश्य में देखते हैं। परिभाषा बदली है, समय बदला है और हमारा समाज भी कई हद तक बदल चुका है। और फिलहाल के लिए आपसे इतना ही, बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक नए विषय के साथ फिर हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।